नमस्कार बच्चों, मैं गुरप्रीत कौर गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज सहारनपुर से आज आपको भूगोल का अध्याय कक्षा 12 का विषय भूगोल का अध्याय 10 मानव बस्ती पढ़ाऊंगी। इस चैप्टर को पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो है मानव बस्तियों के विषय में और उनके वर्गों और प्रतिरूपों के बारे में आपको जानकारी देना, ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों से जुड़ी हुई समस्याओं के विषय में जानकारी देना तथा इनसे संबंधित पर्यावरण संबंधी समस्याओं के बारे में आपको बताना। बच्चों, आप जानते ही हैं, आप घरों में आप भी रहते हैं, हम सब घरों में रहते हैं, हम अपने आसपास बाजार, मॉल, होटल ऐसी कई चीज़ें देखते हैं। ये सब चीज़ें मिलाकर इनका समूह जो होता है वो मानव बस्तियों का निर्माण करता है। इन्हीं बस्तियों के विषय में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है मानव बस्तियों का परिचय, मानव बस्तियों के प्रकार, ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप तथा समस्याएं, नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण का आधार, कार्य के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, आकृति एवं जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, विकासशील देशों की नगरीय बस्तियों की समस्याएं तथा उनका समाधान। इसके अलावा नगरीय रणनीति योजना के विषय में हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम इस चैप्टर में मानव बस्तियों के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। मानव द्वारा निर्मित उस आवासीय रचना से है जो मानव अपने रहने, कार्य करने तथा अपनी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाता है, उसे मानव बस्तियां कहते हैं। मानव पृथ्वी तल पर अपने चारों ओर के प्राकृतिक वातावरण का प्रयोग करके उस पर अपने रहने के लिए स्थान बनाता है, उसे मानव बस्तियां कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है बस्तियों के प्रकार। बस्तियां दो प्रकार की होती हैं, अस्थायी और स्थायी। अस्थायी बस्तियां वो होती हैं जिसमें मानव कुछ समय के लिए निवास करता है। ये वो लोग बसाते हैं जो अखेत, पशुचारण तथा प्राचीन ढंग की झूमिंग कृषि करते हैं। जो लोग घूमकर यहाँ से वहाँ जाकर अपने रोजगार की प्राप्ति के लिए कुछ समय के लिए जाते हैं, जैसे शिकार करते हैं या पशुचारण का कार्य करते हैं, वो लोग जब जहाँ जाते हैं वहाँ जाकर बस्तियाँ बनाते हैं, तो उनको हम कहते हैं अस्थायी बस्तियाँ। सेकंड पॉइंट है स्थायी बस्तियाँ। स्थायी बस्तियाँ वो होती हैं, ये वो लोग बसाते हैं जो समतल, उपजाऊ, जलयुक्त, आवागमन के मार्गों से युक्त भूमि पर कृषि, उद्योग तथा व्यापार के कारण स्थायी रूप से रहने लग जाते हैं। जब मनुष्य कोई अच्छी जगह पर जाता है, उपजाऊ भूमि पर जाता है, वहाँ कृषि करता है, वहाँ रहने के लिए अपना स्थान बना लेता है और स्थायी रूप से वहीं रहता है और कोई कारोबार करता है या उद्योग करता है, तो जो लोग वो कार्य करते हैं वो स्थायी बस्तियों में रहना शुरू कर देते हैं, उन्हें स्थायी बस्तियां कहते हैं। जैसे मानसूनी प्रदेशों में, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में या शीतोष्ण प्रदेशों में रहने वाले जो लोग होते हैं वो इसी प्रकार की बस्तियों में रहते हैं। स्थायी बस्तियां दो प्रकार की होती हैं, नगरीय और ग्रामीण बस्तियां। ग्रामीण बस्तियां आपने गांव देखे हैं, आपको पता है गांव भी होते हैं, नगर जैसे शहर। शहर और नगर दो प्रकार की ये बस्तियां होती हैं। सबसे पहले है ग्रामीण बस्तियां। ग्रामीण बस्तियां क्या होती है? जहां कृषि तथा पशुपालन का कार्य किया जाता है, जहां के लोग सिर्फ कृषि पर निर्भर होते हैं या पशुपालन का कार्य करते हैं, वो लोग गाँव में रहते हैं। अब उनका जो मेन काम होता है वो कृषि का होता है, वो प्राथमिक क्रियाएँ करते हैं। ग्रामीण बस्तियों की जो पहचान होती है वो होती है, ग्रामीण बस्तियों में जनसंख्या कम निवास करती है। यहाँ पर पक्की सड़कें, बाजार तथा अन्य सुविधाओं का अभाव होता है। ग्रामीण बस्तियों के निवासी मुख्यतः कृषि, पशुपालन, मछली पालन, लकड़ी काटना, खनन कार्य इत्यादि प्राथमिक क्रियाएं, ये सभी उनकी आर्थिक क्रियाएं होती हैं। इन्हीं पर वो लोग निर्भर होते हैं, इसी से वो अपना रोजगार प्राप्त करते हैं। इस तरह से ये ग्रामीण बस्तियां जो होती हैं ये इन्हें गांव भी कहते हैं। नंबर 2 है नगरीय बस्तियां। नगरीय बस्तियां जो होती हैं वहाँ के लोग उद्योग, व्यापार या प्रशासनिक सेवाओं पर आधारित होते हैं और यहाँ के लोग जो ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, यहाँ के लोगों के पास रहने की सभी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, नागरिक सुविधाएं जो नागरिकों को चाहिए होती हैं, जैसे बैंक, डाकघर, न्यायालय, अस्पताल, बस सेवा, सड़कें, और इन सब चीज़ों को द्वितीयक तथा तृतीयक गतिविधियां कहते हैं। ये द्वितीयक और तृतीयक गतिविधियां आपने पिछले अध्याय में भी पढ़ी हैं और ये सभी क्रियाएं नगरों में होती हैं, इन्हें नगरीय बस्तियां कहते हैं। ग्रामीण अधिवास को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं?
जैसे आपको पता है जो गाँव में रहने वाले लोग होते हैं वो कृषि पर आधारित होते हैं, वो ज़्यादातर कृषि करते हैं, तो उनको जो गांव बसाने के लिए वो चीज़ें चाहिए होती हैं वो होती हैं जल। जैसे कृषि के लिए सिंचाई चाहिए होती है और सिंचाई के लिए जल, और इसीलिए जहाँ पर जल आपूर्ति होती है वहाँ पर गांव ज़्यादा बसते हैं। ग्रामीण बस्तियाँ जल स्रोतों या जल राशियों जैसे नदियाँ, झीलें, झरने इनके समीप होती हैं जहाँ जल आसानी से उपलब्ध हो जाए। और भूमि, क्योंकि वहाँ पर कृषि करनी होती है इसलिए कृषि योग्य भूमि होना बहुत ज़रूरी है और उपजाऊ भूमि होना चाहिए। इसीलिए मनुष्य वहीं पर गांव बसाता है जहाँ पर कृषि योग्य भूमि हो और उपजाऊ भूमि हो। जैसे दक्षिणी पूर्वी एशिया में रहने वाले लोग नदी घाटियों के पास या फिर तटीय मैदानों के निकट बस्तियां बसाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो भूमि होती है वो चावल के लिए बहुत उपयुक्त होती है। चावल को बहुत जल की आवश्यकता होती है, इसीलिए जहाँ पर तटीय मैदान होते हैं, नदियाँ अपने डेल्टा बनाती हैं, उन क्षेत्रों में ही ग्रामीण बस्तियाँ ज़्यादा बसाई जाती हैं। उच्च भूमि के क्षेत्र, जिन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, बाढ़ से की क्षति से अपने आप को बचाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, कुछ ऊंची भूमि का चयन करते हैं ताकि वो उन क्षति से अपने आप को बचा सके। तो जो उच्च भूमि क्षेत्र होते हैं, मानव अधिवास के लिए ऊंचे क्षेत्र इसलिए चुनता है क्योंकि वो बाढ़ से होने वाली क्षति को अपने आप को बचा सके। गृह निर्माण सामग्री, जैसे घर को बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए होती है उसको गृह निर्माण सामग्री कहते हैं। जैसे लकड़ी है, ईंट है, पत्थर है, ये सब चीज़ें क्या है, गृह निर्माण सामग्री है। जहाँ पर ये आसानी से मिल सके मनुष्य वहीं पर अपना गांव बसाता है। इन सब चीज़ों के अलावा मनुष्य की सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। पांचवा जो हमारा पॉइंट है वो है सुरक्षा। जहाँ पर मनुष्य अपनी सुरक्षा महसूस करता है वहीं पर गांव बसाता है। जैसे जहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता हो, युद्ध हो या फिर पड़ोसी समूह का उपद्रवी होना, ये सब चीज़ें जहाँ होती हैं वहाँ पर गांव नहीं बसाया जा सकता। इसलिए गांव वहाँ पर बसाया जा सकता है जहाँ पर सुरक्षात्मक पहाड़ियाँ और द्वीप हों। वहाँ के लोग द्वीपों पर या सुरक्षात्मक पहाड़ियों पर अपना गांव बसाते हैं। ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारकों के बाद हम आगे अध्ययन करेंगे ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। जैसे मैंने आपको बताया है कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मनुष्य को चाहिए होती हैं, जहाँ पर उसको रहने की जो सुविधाएं हैं अच्छे से मिल जाती हैं, वहाँ पर घनी बस्तियाँ बसाकर रहता है। और जहाँ पर उसे वो सुविधाएं कम मिलती हैं वहाँ वो दूर दूर बस्तियाँ बसाता है, क्योंकि जहाँ जहाँ उसे जो जो चीज़ें मिलती हैं वो वहीं पर अपना घर बसाकर रहता है। इसी आधार पर हमने आकृति के आधार पर जो बस्तियाँ हैं उसको विभाजित किया है, जिसमें सबसे पहले है सनंत बस्तियाँ। ये बहुत घनी हुई बस्तियाँ होती हैं। सनंत मतलब सघन बस्तियाँ, घनी बसी हुई बस्तियाँ। इस प्रकार की बस्तियाँ वहाँ पाई जाती हैं जहाँ पर मनुष्य को रहने की सभी सुविधाएं मिलती हैं। उपजाऊ मैदान होते हैं, समतल भूमि होती है, नदियों के तटीय भाग होते हैं, नदियों की घाटियाँ पाई जाती हैं। उन जगहों पर मनुष्य को सभी सुविधाएं मिलती हैं, इसलिए सनंत बस्तियाँ ज़्यादातर उसी जगहों पर पाई जाती हैं। इस तरह की बस्तियों का विकास नदी घाटियों के सहारे या उपजाऊ मैदानों में होता है। नंबर 2 है प्रकीर्ण बस्तियाँ। प्रकीर्ण बस्तियाँ वो होती हैं जो दूर दूर बिखरी हुई बस्तियाँ होती हैं, जहाँ जहाँ मनुष्य को जहाँ जहाँ जो चीज़ें उन्हें रहने की सुविधाएं मिल जाती हैं उसके अनुसार वो बस्तियाँ बसाता है। जैसे मरुस्थलीय भाग होते हैं, दलदली भूमि होती है, वन होते हैं, जहाँ जहाँ उन्हें जो जो चीज़ें मिलती हैं वो वहाँ वहाँ रहना शुरू कर देता है। इन बस्तियों में मकान दूर दूर होते हैं, पराए खेतों द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। एक सांस्कृतिक आकृति जैसे पूजा स्थल अथवा बाजार बस्तियों को एक साथ बांधता है। क्योंकि वो दूर दूर होते हैं इसलिए बीच में बाजार या पूजा स्थल, मंदिर, गुरुद्वारा, इस तरह से वो चीज़ें बनाई जाती हैं, वो भवन बनाए जाते हैं जिससे वो बस्तियां आपस में जुड़ सके। इनके अलावा है बस्तियों के प्रतिरूप। बस्तियों के प्रतिरूप का निर्धारण बस्तियों के मकानों की स्थिति, आकृति तथा मार्गों की क्रम संख्या के आधार पर किया जाता है। ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण के कई मापदंड है, जिसमें सबसे पहला जो है वो है विन्यास के आधार पर। जिस स्थान पर जो गांव बसा है उसी स्थान के अनुसार उस गांव का नाम रखा जाता है। जैसे मैदानी गांव, अगर कोई गांव पठार पर है तो उसे पठारी गांव कहते हैं।
इसी तरह से तटीय तथा वन एवं मरुस्थलीय गांव भी होते हैं, जिस जगह के अनुसार उसका नाम रखा जाता है, मैदानी, पठारी, तटीय, वन एवं मरुस्थलीय ग्राम। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है वो है हमारा कार्य के आधार पर ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण, जिसमें जो कार्य किया जाता है उसी आधार पर उस गांव का नाम रखा जाता है। जैसे कृषि, मछुआरे के ग्राम, पशुपालक के ग्राम, अगर वहाँ पर मछली पकड़ने का कार्य सारे लोग करते हैं तो उस गांव को मछुआरे का ग्राम, और कृषि का काम करने वाले गांव को कृषि ग्राम कहा जाता है। इस तरह से अलग अलग जो कार्य है उसी के आधार पर गांव का विभाजन किया जाता है। कार्य के आधार पर वर्गीकरण के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है बस्तियों की आकृति के आधार पर जो वर्गीकरण है। इसमें ज्यामितिक आकृतियाँ भी हो सकती है, जैसे रैखिक प्रतिरूप। रैखिक प्रतिरूप जैसे नदी के किनारे, सड़कों तथा रेल लाइनों के किनारे मकान बने होते हैं, उन्हें रैखिक प्रतिरूप कहते हैं। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं, इस तरह से ये नदी के किनारे, नदी अगर बीच में है तो आसपास जैसे पूरी लाइन में ये घर बनाने शुरू कर देते हैं लोग, इस तरह से बस्ती विकसित हो जाती है। या फिर कभी यहाँ पर कोई सड़क है, सीधी सड़क है, तो सड़क के किनारे किनारे अगर घर बने होते हैं तो सीधी रेखा में जब घर बने होते हैं उसे रैखिक प्रतिरूप कहते हैं। आयताकार प्रतिरूप, यह प्रतिरूप समतल क्षेत्रों तथा चौड़ी अंतरा पर्वतीय घाटियों में पाया जाता है। समतल क्षेत्र जहाँ मैदानी भाग होते हैं, जैसे हम उत्तरी भारत में रहते हैं, हमें पता है यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र पाए जाते हैं, समतल भूमि पाई जाती है, वहाँ पर समतल भूमि देखकर लोग एक साथ बहुत सारे घर बना देते हैं, तो वो आयताकार प्रतिरूप ले लेते हैं। इस तरह जो चौड़ी अंतरा पर्वतीय घाटियाँ हैं वो हमें देखने को मिलती है, जैसे देहरादून की जो घाटियाँ हैं वहाँ पर घर बने हुए हैं। इसके अलावा जो वृत्ताकार प्रतिरूप है वो है, यह गांव झीलों व तालाबों आदि क्षेत्रों के चारों ओर बस्ती बस जाने से होता है। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये झील या तालाब इसको मान सकते हैं, इसके साथ आसपास जैसे घर बने हुए हैं, एक सर्कुलर फॉर्म में, वृत्ताकार फॉर्म में जो घर बने हुए हैं, इसे वृत्ताकार पैटर्न कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे नैनीताल है, नैनीताल में ये झील के आसपास घर बने होते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं झीलों के आसपास पूरे सर्कुलर फॉर्म में, पूरे वृत्ताकार फॉर्म में घर बनाए होते हैं। ये सड़क के किनारे किनारे सीधी लाइन में जब घर बनते हैं उसे रैखिक प्रतिरूप कहते हैं। तारे के आकार का प्रतिरूप, यह मार्ग कई मार्गों से आकर एक ही स्थान पर मिलते हैं। जब बहुत सारे मार्ग, जैसे आप इस पैटर्न में देख सकते हैं, जैसे बहुत सारे मार्ग यहाँ आ रहे हैं और एक ही स्थान पर आकर मिलते हैं, तो उसे तारे के आकृति का प्रतिरूप कहते हैं। और इस जगह पर लोग अपने मार्गों के आसपास अपने घर बनाने शुरू कर देते हैं, इन्हें तारे की आकृति का प्रतिरूप कहते हैं। इसके अलावा है टी आकार, वाई आकार और क्रॉस आकार। टी आकार का जो प्रतिरूप होता है वो तिराहे पर बनता है। जैसे ये देखिए, आप भी अपने आसपास कई जगहों पर तिराहा देखते होंगे। जब उन जगहों पर आसपास घर बनाए जाते हैं, तिराहे, ये देखिए ये तीन तरफ सड़क जा रही है, तो इस जगह पर जो प्रतिरूप बना हुआ है ये टी आकार का प्रतिरूप है। इसी तरह जो वाई आकार का प्रतिरूप है, जहाँ पर दो मार्ग आकर तीसरे में आकर मिलते हैं, उन्हें वाई आकार का प्रतिरूप कहते हैं। और जो क्रॉस आकार का प्रतिरूप है, जब चौराहे से आकर, ये देखिए ये चौराहे से जब चार सड़कें ये आपस में मिल रही हैं यहाँ पर, तो आसपास जो ये बस्तियाँ बनी हुई हैं इन्हें हम कहते हैं क्रॉस आकार का प्रतिरूप, जहाँ चौराहे से चारों दिशाओं से बसाव आरंभ हो जाता है। इस प्रकार के प्रतिरूप को हम कहते हैं क्रॉस आकार का प्रतिरूप। दोहरे ग्राम, दोहरे ग्राम क्या होता है? जब नदी का पुल होता है बीच में, तो आसपास जब घर बसने शुरू हो जाते हैं दोनों तरफ नदी के, तो उसे हम कहते हैं दोहरे ग्राम। नदी पर पुल या फेरी के दोनों ओर इन बस्तियों का विस्तार होता है, तो उसे हम कहते हैं दोहरे ग्राम। ये आप इस पैटर्न में देख सकते हैं, इस डायग्राम में देख सकते हैं किस तरह से ये नदी जा रही है। आप भी कहीं नदी जैसे देख सकते हैं, आपके आसपास भी नदी बहती है, तो उसमें जो पुल बना होता है, पुल के आसपास, दोनों आसपास जब घर बने होते हैं तो उसे कहते हैं दोहरा ग्राम। इन पैटर्न्स के अलावा ग्रामीण बस्तियों में बहुत सारी समस्याएं भी पाई जाती हैं। ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं, जैसे विकासशील देशों में ज़्यादा गांव पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ के लोग गांव में ज़्यादा निवास करते हैं।
यहाँ के लोग कृषि पर बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं, तो यहाँ पर गाँव की संख्या ज़्यादा है और यहाँ पर गाँव में बहुत सारी समस्याएं भी पाई जाती हैं। विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों में जल आपूर्ति पर्याप्त नहीं है, अगर यहाँ पर जल पूरी तरह से नहीं मिल पाता, और साथ साथ दूषित जल होने के कारण वहाँ पर जल जनित बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे हैजा, पीलिया, ये सामान्य समस्याएं हैं जो गांव में देखने को मिलती हैं। और इसके साथ है जो शौचालय एवं कूड़ा कचरा वितरण की समस्याएं, जैसे शौचालय की समस्याएं या कूड़ा वितरण की जगह जगह कूड़े के ढेर जो निकलते हैं वहाँ पे हमें दिखाई देते हैं, उन्हें हम वो समस्याएं भी देखने को मिलती है। इन समस्याओं के साथ स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है कृषि, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा तथा व्यवसाय संबंधी समस्याएं। गांव के लोगों को शिक्षा की समस्याएं आती हैं, वहाँ पर स्कूल कॉलेजेस नहीं होते हैं, इस वजह से जो लोग हैं वो गांव से शहरों की ओर आते हैं, व्यवसाय के लिए भी शहरों की ओर आते हैं। ये सब समस्याएं गांव में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ग्रामीण बस्तियों के बाद नगरीय बस्तियां हैं। नगर के बारे में मैंने आपको बताया है, नगरीय बस्तियां जो होती हैं वहाँ पर जनसंख्या भी अधिक निवास करती है, साथ साथ वहाँ पर जो व्यवसाय है वो भी अलग पाए जाते हैं। गांव के लोग कृषि करते हैं और जो शहरों में रहने वाले लोग होते हैं वो उनका व्यवसाय, व्यापार, वाणिज्य, डाक सेवा, ऐसे अलग अलग तरह के वो आर्थिक क्रियाएँ करते हैं। इन्हीं के आधार पर नगरों का वर्गीकरण किया गया है। नगरीय बस्तियों का जो वर्गीकरण का आधार है, सबसे पहला आधार लिया गया है जनसंख्या का आकार। जनसंख्या वहाँ पर कितनी निवास करती है, कैसी जनसंख्या है, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वो नगरीय क्षेत्र है या ग्रामीण क्षेत्र है। जैसे अलग अलग देशों में ये जो सीमा है अलग अलग ली गई है। नगरीय क्षेत्रों की श्रेणी के लिए जनसंख्या का आकार की जो निचली सीमा कोलंबिया में ली गई है वो है 1000। जहाँ पर 1000 लोग निवास करते हैं वहाँ पर उस जगह को, उस क्षेत्र को नगर कहा जाता है। और अर्जेंटीना और पुर्तगाल में जिस क्षेत्र में 2000 व्यक्ति, जो निचली सीमा ली गई है वो 2000 व्यक्ति ली गई है, अगर 2000 व्यक्ति किसी क्षेत्र में निवास करते हैं तो उस क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र कहा जाता है। इसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका एवं थाईलैंड में जो सीमा ली गई है वो है 2500, और भारत में, हमारे देश में इसकी सीमा 5000 ली गई है। 5000 व्यक्ति जिस क्षेत्र में निवास करते हैं उस क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र कहा जाता है। जापान में ये सीमा 30,000 व्यक्ति है। यही मापदंड अधिकतर देशों में अपनाया जाता है। और इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट है वो है व्यवसायिक संरचना। व्यवसायिक संरचना जिसमें जनसंख्या क्या कार्य करती है, जैसे मैंने आपको बताया गांव में रहने वाले लोग कृषि करते हैं और नगरों में रहने वाले लोग व्यापार, वाणिज्य, ऐसे अलग अलग तरह के सेवाओं में लगे हुए हैं। अगर जनसंख्या का आकार हमने देखा है, उसके साथ साथ उनकी आर्थिक गतिविधियों को देखें कि वहाँ पर गतिविधियाँ कौन कौन सी होती हैं। अगर तो वहाँ पर जनसंख्या 50%, जैसे इटली में 50% जो उत्पादक जनसंख्या है वो गैर कृषि कार्य में लगी हुई है। गैर कृषि कार्य मतलब जो कृषि के अलावा जो कार्य किए जाते हैं, कृषि के अलावा, कृषि हमारी प्राथमिक गतिविधियां हैं और जो गैर कृषि कार्य है वो है द्वितीयक तथा तृतीयक गतिविधियां। अगर वहाँ पर 50% जनसंख्या द्वितीयक तथा तृतीयक गतिविधियों में लगी हुई है तो उस क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन भारत में ये मापदंड 75% है, 75% है। अगर 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्य में लगी हुई है तो उस क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र कहा जाता है। इसके अलावा जो थर्ड हमारा पॉइंट है वो है प्रशासन। अगर किसी बस्ती में प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं तो उस बस्ती को नगरीय बस्ती कहा जाता है। भारत में किसी भी आकार की बस्ती को नगरीय बस्ती में वर्गीकृत किया जा सकता है यदि वहाँ पर नगर पालिका, छावनी बोर्ड आदि हो। इसी प्रकार ब्राज़ील में जनसंख्या का आकार को ध्यान नहीं रखा जाता, वहाँ पर भी प्रशासनिक केंद्र को ही नगरीय केंद्र माना जाता है। कार्य के आधार पर भी हम नगरों का वर्गीकरण करते हैं। किसी नगर में जिस प्रकार का कार्य किया जाता है उसी तरह से उस नगर को उसका नाम दिया जाता है, जैसे प्रशासनिक नगर। यदि हम ये देखें कि किसी राष्ट्र की राजधानी है तो उसको हम कहेंगे वो प्रशासनिक नगर है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल दी है दिल्ली। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है तो वो एक प्रशासनिक नगर है। इसके अलावा कैनबेरा,
कैनबेरा जो है वो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, अदीस अबाबा इथोपिया की राजधानी। ये अलग अलग जो राजधानियां हैं ये सारे क्या है, प्रशासनिक नगर हैं जहाँ पर व्यापार किए जाते हैं, जो व्यापार के केंद्रों में इस्तेमाल किए जाते हैं, व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित होते हैं, उन्हें हम व्यापारिक नगर कहते हैं। जैसे मुंबई है, हांगकांग है, लंदन है, न्यूयॉर्क है, ये व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए नगर है, तो इन्हें व्यापारिक नगर कहा जाता है। इनके अलावा जो आगे है वो है सांस्कृतिक नगर। जैसे कोई भी धार्मिक स्थल है, उस धार्मिक स्थल के कारण वहाँ पर नगर विकसित हो गया है, तो उसको हम कहेंगे सांस्कृतिक नगर। जो नगर धार्मिक केंद्रों के रूप में विकसित होते हैं उन्हें सांस्कृतिक नगर कहते हैं। जैसे मथुरा और अयोध्या, मक्का, ये सारे क्या हैं, ये धार्मिक नगर है, तो इनको हम कहते हैं सांस्कृतिक नगर। सुरक्षा के नगर या सैनिक नगर, कुछ ऐसे नगर हैं जो सुरक्षात्मक रूप से विकसित होते हैं, जो सुरक्षा का कार्य की दृष्टि से विकसित होते हैं। जैसे मेरठ, जबलपुर, ये क्या है, सुरक्षात्मक नगर है। और पर्यटन नगर जो स्वास्थ्य केंद्र के रूप में, वो स्वास्थ्य केंद्र या पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होते हैं, जैसे मसूरी, शिमला और माउंट आबू। इसके अलावा और भी नगर होते हैं, जैसे खनिज नगर, जहाँ पर खनिज संसाधन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उन नगरों को खनिज नगर कहा जाता है। जहाँ पर परिवहन के कार्य किए जाते हैं, जैसे पतन, जैसे हम भारत में देख सकते हैं जो भारत के पतन है, जैसे विशाखापट्टनम है, मुंबई है, कोलकाता है, कोची है, ये जो जगहें हैं, ये जो नगर बसे हैं, ये परिवहन नगर कहलाते हैं। शिक्षा केंद्र नगर भी होते हैं, जहाँ पर शिक्षा का कार्य किया जाता है, बोर्ड या यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो जो नगर होते हैं वो शिक्षा केंद्र नगर कहलाते हैं। आकृति के आधार पर भी नगरों का वर्गीकरण होता है। किसी भी नगर की आकृति, वहाँ की वास्तुकला और वहाँ की शैली, जो वहाँ का इतिहास होता है, वहाँ की संस्कृति होती है, उन परंपराओं की देन होती है। एक नगरीय बस्ती वर्गाकार, ताराकार या अर्ध चक्राकार भी, चंद्राकार भी हो सकती है। जैसे हमने गांव के प्रतिरूप पढ़े हैं, बिल्कुल वैसे ही जो नगर है वो भी वर्गाकार, ताराकार तथा अर्ध चंद्राकार हो सकते हैं। विकासशील देशों में जो नगर होते हैं वो नियोजित नहीं होते हैं, वो अनियमित होते हैं, उनकी उत्पत्ति ऐतिहासिक होती है। लेकिन जो विकसित देश होते हैं उन जगहों पर अधिकतर जो नगर होते हैं वो योजनाबद्ध तरीके से बसाए जाते हैं। हम इस चैप्टर में दो नगरों के बारे में पढ़ेंगे, अदीस अबाबा और कैनबेरा। अदीस अबाबा जो है वो इथोपिया की राजधानी नगर है। ये एक नया नगर है। इसका जो नाम है, अदीस का अर्थ है नया और अबाबा का अर्थ है पुष्प, जिसे नवीन पुष्प कहा जाता है। इथोपिया की जो राजधानी नगर है ये एक नया नगर है। इसकी स्थापना 1878 ईस्वी में हुई थी। यह नगर पूरी तरह से पर्वत घाटी स्थल आकृति पर स्थित है और इस नगर का जो विकास है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि ये इथोपिया के मध्य में है और इस तरह से इस नगर में कई तरह के कार्य संपन्न किए जाते हैं, जिसकी वजह से इसका जो विकास है बहुत तेज़ी से हो रहा है। इस नगर के अलावा कैनबेरा जो है वो भी एक विकसित नगर है। वो बहुत ही ज़्यादा नियोजित नगर है। अमेरिकन जो वास्तुविद है उसने वाल्टर बर्ली ग्रिफिन ने 1912 में इसको ऑस्ट्रेलिया की राजधानी नगर के रूप में इसकी योजना बनाई थी। नगर में बहुत सारे खुले क्षेत्र हैं, कई उद्यान हैं और कई पार्क हैं। इसे बहुत ही नियोजित तरीके से बनाया गया है। इसमें 5 मुख्य केंद्र भी हैं और प्रत्येक अलग अलग कार्य करते हैं। आकार एवं जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण भी किया जाता है, जिसमें सबसे पहला है नगर। नगर और गांव के बारे में तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं कि गांव क्या होता है और नगर क्या होता है। नगरों में जनसंख्या के अलावा और बहुत सारे कार्य हैं जो गांव से अलग होते हैं, जैसे निर्माण, थोक व्यापार, व्यावसायिक सेवाएं, इसे नगर कहा जाता है। और दूसरा है शहर। शहर जैसे ये नगर से भी बड़ा होता है और ये नगर से अग्रणीय होता है। यहाँ के लोग बहुत व्यस्त होते हैं, यहाँ बहुत सारी जनसंख्या पाई जाती है, यहाँ आर्थिक क्रियाएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा सन नगर होते हैं। सन नगर क्या होते हैं? जो नगर से भी विशाल होते हैं, इसे विशाल नगरीय क्षेत्र कहते हैं। जब बहुत सारे नगर, अलग अलग शहर या नगर आपस में मिल जाते हैं, मिल जाने के बाद एक विशाल नगरीय विकास क्षेत्र का निर्माण करते हैं, तो उसको हम
सन नगर कहते हैं। भारत के अंदर सन नगर की एग्जाम्पल है मुंबई, और विश्व में शिकागो, टोक्यो, लंदन, ये सब सन नगर कहलाते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है जो है वो है मिलियन सिटी। मिलियन सिटी जहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है, 10 लाख से भी अधिक जनसंख्या जिन क्षेत्रों में पाई जाती है, जिन नगरों में पाई जाती है, उनको मिलियन सिटी कहा जाता है। विश्व नगरी वो होती है जहाँ जो बहुत बड़ा महानगर प्रदेश होता है, जब बहुत सारे सन नगर आपस में मिल जाते हैं तो उन सन नगरों के समूह को विश्व नगरी कहते हैं। इसी तरह से मेगा सिटी होती है जहाँ पर नगर और उपनगर आपस में मिल जाते हैं और वो जनसंख्या 1 करोड़ से भी अधिक हो जाती है तो उसे हम मेगा सिटी कहते हैं। वर्तमान में 31 मेगा सिटी हैं। विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की समस्याएं पाई जाती हैं क्योंकि जो लोग हैं वो रोज़गार एवं नागरिक सुविधाओं के लिए गाँव से शहरों की ओर आने शुरू कर देते हैं, जिससे शहरों की जनसंख्या बढ़ जाती है। वहाँ पर कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिसमें है भीड़ की समस्या, जल की पूर्ति की समस्या, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है इसलिए जल की समस्या भी आती है। बेरोजगारी की समस्या, वहाँ पर रोज़गार भी लोगों को नहीं मिल पाता। अब जैसे कि आपको पता चला है कि अलग अलग प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो इनका समाधान हम किस प्रकार कर सकते हैं। जैसे अगर हम गांव से आने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या अगर कम हो जाती है तो हम इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जैसे जैसे नगरों में विकास होता है उसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन एवं अन्य जन सुविधाएं अगर बढ़ा दी जाएं तो समाज में सहयोग और स्नेह को भी बढ़ा दिया जाए तो राष्ट्रीय एकता को भी दृढ़ किया जा सकता है। साथ साथ जो जनसंख्या के कारण, अधिक जनसंख्या के कारण नगरों में जो प्रदूषण की समस्या है उसका भी समाधान किया जा सकता है। आपने इस चैप्टर में जो जो पढ़ा है उसी के आधार पर यहाँ पर अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं जो आप इन्हें करेंगे अपनी कॉपी में, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है मानव बस्ती का अर्थ। मानव बस्ती क्या होती है? जहाँ जो मनुष्य अपने रहने के लिए, अपने कार्य करने के लिए, अपनी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाता है उसे मानव बस्ती कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण तथा नगरीय अधिवास में अंतर स्पष्ट कीजिए। जैसे आपको बताया है ग्रामीण बस्तियाँ क्या होती हैं, वहाँ पर कृषि का कार्य और पशुपालन का कार्य किया जाता है, यहाँ पर जनसंख्या भी कम निवास करती है। और नगरीय अधिवास क्या होता है, जहाँ पर व्यवसाय जो होता है वो उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, ये सारे व्यवसाय किए जाते हैं और यहाँ पर जनसंख्या भी अधिक निवास करती है। कार्य के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, जैसे जैसे कार्य किए जाते हैं जिस नगर में उसी तरह से हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है, उसी तरह से हम यहाँ पर आंसर देंगे। नगरीकरण क्या होता है? जब लोग गांव छोड़कर नगर में रहने लग जाते हैं, नगर को बसाते हैं, तो उसे नगरीकरण कहते हैं। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझा होगा और आपको समझ भी आ गया होगा। इस पर आधारित सभी प्रश्नों को आप करेंगे और अपनी कॉपी में करेंगे, इसको याद भी करेंगे। ये चैप्टर आपके एग्जाम्स में, परीक्षा में काम आएगा।